हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी क्लास पार्ट 9 के बारे में। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड की ये सीरीज चल रही है उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक से, जो कि आपके यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप इन वीडियोज़ को दोस्तों जरूर देखते रहिएगा। इससे पहले के 8 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हुए हैं तो इनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ रहने वाली है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप उत्तराखंड को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो हमने उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेस नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा चैनल पे, वो वीडियोज आप जरूर देख लें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स लगाना चाहते हैं, डेमो प्रैक्टिस सेट्स लगाना चाहते हैं, या किसी भी कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो इससे पहली वाली वीडियो में हम 74 तक के क्वेश्चंस को कर चुके थे और 74वां क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ था और 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। लगभग सभी दोस्तों के आंसर्स इसमें सही थे जिन्होंने भी आंसर दिए थे। तो 74वां क्वेश्चन था, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस संत या सन्यासी का आगमन हुआ था? तो किसका हुआ था दोस्तों? शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। मैंने बता भी दिया था आपको। और शंकराचार्य जी को अद्वैतवाद के दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। और शंकराचार्य जी उत्तराखंड में जब आए थे उस टाइम पे कार्तिकेयपुर शासकों में कौन सा शासक शासन कर रहा था? तो इष्टगण। कौन कर रहा था? इष्टगण के समय पे कौन आए थे? शंकराचार्य जी उत्तराखंड में आए थे। ठीक है। उसी के बाद में आदिगुरु शंकराचार्य जी के उत्तराखंड में आगमन के बाद ही दोस्तों यहाँ पे हमारा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार होता है। ठीक है। इससे पहले ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का बोलबाला था। ठीक है। और आदि गुरु शंकराचार्य ने दोस्तों पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की थी। और उन 4 मठों में से एक प्रसिद्ध मठ हमारे उत्तराखंड में भी स्थित है, जिसे हम जानते हैं ज्योतिर्मठ नाम से। ज्योतिर्मठ यानी कि दोस्तों वर्तमान का जोशीमठ। तो जोशीमठ की स्थापना या ज्योतिर्मठ की स्थापना किसने करी थी? शंकराचार्य जी ने करी थी, जो कि हमारा कहाँ पड़ता है? चमोली जनपद में पड़ता है। इसी के साथ साथ में पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका, इन 3 अन्य मठों की स्थापना भी शंकराचार्य जी के द्वारा की गई थी। इतने पॉइंट दोस्तों आपको शंकराचार्य जी से याद रखने हैं। और कार्तिकेयपुर शासकों के समय पे यह उत्तराखंड में आए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि गांव में ग्राम प्रधान या मुखिया नियुक्ति की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो गांव में ग्राम प्रधान या मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू की गई थी दोस्तों किसके द्वारा? चंदों के द्वारा। किसके द्वारा? चंद शासकों के द्वारा शुरू की गई थी। चंद राजवंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो चंद राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है सोमचंद को। और सोमचंद के द्वारा ही ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है। सोमचंद के ही द्वारा दोस्तों क्या ऐपण कला की शुरुआत भी किसके द्वारा की जाती है? सोमचंद के द्वारा ही की जाती है। ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भी किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? यह भी चंद शासकों के द्वारा ही की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चंद शासकों के द्वारा ही की गई थी। इसी के साथ साथ दोस्तों, चंद राजवंश से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि जो चंद राजवंश था, इन्होंने अपने शासन प्रशासन को मुख्यतः 5 या 6 भागों में बांटा है। ठीक है। सबसे पहले इनका क्या होता था? चंदू का राज्य होता था। ठीक है। राज्यों के नीचे फिर क्या होते थे? मंडल होते थे। ठीक है। मंडल के नीचे फिर क्या होता था? देश होता था। देश के नीचे होते थे परगने। ठीक है। परगनों के नीचे होता था गरखा। और गरखे के नीचे होते थे क्या? गांव। गरखे के नीचे क्या होते थे? गांव होते थे। तो याद रखना, सबसे चंद शासनकाल में सबसे जो विभाजन था उनके प्रशासन का, सबसे ऊपर क्या था? राज्य था। ठीक है। राज्य के बाद में मंडल, मंडल के बाद में देश, देश के बाद में परगने, परगने के बाद में गरखे और गरखे के गांव में बाद में गांव। तो ठीक है, टोटल 6 भागों में इन्होंने अपने शासन का विभाजन किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और जो गांव के मुखिया होते थे इन्हें क्या कहते थे? सयाना या बूढ़ा कहते थे। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चंद राजवंश में गांव के मुखिया को क्या कहते थे? सयाना या बूढ़ा कहते थे। ठीक है। और चंद राजवंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। महेंद्र चंद चंद राजवंश का अंतिम शासक था। और ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, चंद राजवंश के बारे में अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ पहले बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा और आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियोज़ मिल भी जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुलिंद किसके समकालीन थे? तो पहला प्रश्न तो यहाँ पे देखिए क्या है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? कुलिंद थी। और कुलिंद किसके समकालीन थी दोस्तों? कुलिंद मौर्यों के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? मौर्यों के समकालीन थे। ठीक है। अब कुलिंदों को ही कुलिंद कुलिंद या पुलिंद राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। और कुलिंद राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? सुबाहु। कौन था? सुबाहु कुलिंद राजवंश का संस्थापक था। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति के रूप में इसे जाना जाता है। और उत्तराखंड में शासन करने वाले प्रथम वंश के रूप में
में भी किसको, कुलिंद राजवंश या कुलिंद राजवंश या पुलिंद राजवंश को ही जाना जाता है, ठीक है। और मौर्यों में हम किसका नाम पढ़ते हैं दोस्तों, अशोक का नाम। अशोक के कालसी शिलालेख से हमें यह पता चलता है कि इस क्षेत्र के आसपास में पुलिंद या कुलिंद लोग निवास करते थे, क्योंकि अगर हम बात करें अशोक के कालसी शिलालेख या कालसी अभिलेख के बारे में, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि मौर्य जब अशोक ने कालसी अभिलेख खुदवाया था तो उसने यहाँ पे पुलिंद शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, पुलिंद शब्द का प्रयोग किया था किसके लिए, कुलिंदों के लिए। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, किसके लिए, मौर्यों के लिए, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों कुलिंद राजवंश के संस्थापक मैंने आपको बताई दिया, सुबाहु थे। और कुलिंद राजवंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे, वो थे अमोध्य भूति। कौन थे, अमोध्य भूति दोस्तों कुलिंद राजवंश के सबसे प्रतापी शासक थे, ये भी आपको याद रखना है। कुलिंद राजवंश का दोस्तों वास्तविक रूप से कोई भी अभिलेख नहीं मिलता है, लेकिन अन्य राजवंशों के अभिलेख से हमें कुलिंदों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि कालसी अभिलेख से, भरहूत स्तूप से, मथुरा स्तूप से। इन स्तूपों से हमें क्या होती है, कुलिंद राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और कुलिंद राजवंश का जिक्र दोस्तों में महाभारत काल में भी देखने को मिलता है, यानी कि साहित्यिक स्रोत भी है कुलिंद राजवंश के जानने के, जैसे कि महाभारत में कुलिंदों के लिए दोस्तों कुलिंदाधिपति शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि महाभारत काल में कुलिंदाधिपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो कुलिंदों के लिए या कुलिंदों के लिए किया गया, ठीक है। और महाभारत काल के दौरान इन कुलिंदाधिपति की राजधानी दोस्तों श्रीपुर बताई गई है, ठीक है। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा गया है कि महाभारत के वन पर्व में कुलिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो महाभारत के वन पर्व में कुलिंदों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया, द्विज या फिर द्विज श्रेष्ठ, ठीक है, द्विज या द्विज श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें कुलिंदों के बारे में जानकारी मिलती है, पाणिनि की अष्टध्यायी में भी हमें कुलिंदों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। टॉलमी के द्वारा या विष्णु पुराण में भी हमें कुलिंदों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और इनके मतलब मुख्य स्रोत क्या थे कुलिंदों की जानकारी के थे, इनकी क्या थी दोस्तों, मुद्राएं, ठीक है। इन्होंने 3 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अमोध्यभूति प्रकार की मुद्रा और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। याद रखना है इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी दोस्तों, इनकी प्रारंभिक राजधानी थी कहाँ पे, श्रीनगर। कहाँ पे थी इनकी प्रारंभिक राजधानी, श्रीनगर में थी। फिर श्रीनगर के बाद में कालकूट जाती है, उसके बाद में शत्रुघ्न नगर जाती है, फिर बेहट, और उसके बाद में हमारा श्रीनगर के आसपास में ही इसकी राजधानी समेट के रह जाती है। लास्ट मतलब अंतिम अगर आप कह सकते हैं राजधानी तो बेहट के आसपास थे, ठीक है। और परिवर्तनशील थी इनकी राजधानियाँ, ये आपको याद रखना है। और कुलिंदों का स्वर्णिम काल किसके समय पीरियड को कहा जाता है, तो अमोध्यभूति के समय पीरियड को या टाइम पीरियड को कुलिंदों का स्वर्णिम काल या फिर कुलिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक या प्रतापी शासक के रूप में किसको जाना जाता है, अमोध्यभूति को ही जाना जाता है। और कुलिंदों को दोस्तों प्रकृति पूजक रूपों में भी जाना जाता है, और कुलिंद हमारे क्या थे, व्यापार प्रधान के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और महाभारत में इन्हें द्विज या फिर द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। इतने पॉइंट दोस्तों आपको कुलिंदों के बारे में मोटे मोटे याद रखने हैं, जो कि एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहीं से प्रश्न इंपोर्टेंट बनते हैं, जैसे इनकी मुद्राओं से, कि जो इनकी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है, ये इनकी सबसे प्राचीन मुद्रा मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि कुलिंदों की किस प्रकार की मुद्रा में द्विलिपि लेख मिले हैं, ठीक है। तो अमोध्यभूति प्रकार की मुद्रा में दोस्तों ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों में लेख मिले हैं। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि द्विलिपि लेख कुलिंदों की किस मुद्रा में मिले हैं, तो अमोध्यभूति प्रकार की मुद्रा में मिले हैं, ठीक है। और इसमें महाराजा धीराज की उपाधि दी गई है। इसी के साथ साथ जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा है वह तांबे की मुद्रा है, ठीक है। ये प्रश्न आपको याद रखने हैं, और डिटेल्स में मैं आपको ये बता चुका हूँ दोस्तों पोस्टमार्टम क्लासेज में भी, और जो हमारी उत्तराखंड इतिहास की प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी, तो वहाँ पे आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, हमारा 77वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये प्राचीन नाम है दोस्तों, और ये क्या है, वर्तमान नाम है, ठीक है। वीरभद्र ऋषिकेश का प्राचीन नाम था, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। गोविशाण काशीपुर का प्राचीन नाम था, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। मोरध्वज कोटद्वार का प्राचीन नाम था, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। कालो का डांडा दोस्तों टिहरी का नहीं, किसका, पौड़ी का, पौड़ी में भी लैंसडाउन का, ठीक है। लैंसडाउन का क्या था, प्राचीन नाम था क्या, कालो का डांडा। तो कालो का डांडा किसे कहते थे, लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल को कालो का डांडा नाम से जाना जाता था। तो कौन सा सुमिलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सुमिलित नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना है ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है, वीरभद्र, काशीपुर का क्या है, गोविशाण, कोटद्वार का क्या है, मोरध्वज, और कालो का डांडा कहाँ का है, लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल का है, ठीक है। और ऋषिकेश को ही दोस्तों कुब्जामृत नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। देखिए चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, बिल्कुल सही दोस्तों, हमने पढ़ा हुआ है। कण्वाश्रम में जो कि हमारा मालिनी नदी के तट पर स्थित है, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी हेतु प्रसिद्ध है कण्वाश्रम, और उसी कण्वाश्रम में हमारे भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम से हमारे देश का नाम फिर हमारा आगे जाके भारत पड़ा था, जो कि मालिनी नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था, नहीं दोस्तों, आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्म उत्तराखंड में नहीं हुआ था, ठीक है। पांडवों ने उत्तराखंड से स्वर्गारोहण किया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कौन से कथन सत्य पूछा गया दोस्तों, तो 1 और 3 कथन
कथन आपके सत्य हैं कि भरत का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था, माली नदी के पर कण्वाश्रम में, और पांडव उत्तराखंड में ही उत्तराखंड से इन्होंने स्वर्गारोहण किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं 79वां प्रश्न है दोस्तों कि तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो लक्ष्मण की तपस्थली के रूप में तपोवन को जाना जाता है दोस्तों, जो कि कहाँ पड़ता है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है तपोवन। ठीक है, तपोवन वैसे पौड़ी में भी, तपोवन वैसे चमोली में भी स्थित है, देहरादून में भी स्थित है, शायद पौड़ी में भी स्थित है, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध तपोवन है वो है दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित, जिसे लक्ष्मण की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। किसकी? लक्ष्मण की तपस्थली के रूप में तपोवन को जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या? लक्ष्मण। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि पाली भाषा के बौद्ध साहित्य वाले ग्रंथों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? ठीक है, तो उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, यह प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तराखंड के लिए दोस्तों प्रयोग किया गया किसका? हिमवंत शब्द का। किसका? हिमवंत का। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, हिमवंत या फिर हेमवंत, आप दोनों ही दोस्तों याद रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी कौन से ग्रंथों में उत्तराखंड को क्या कहा गया है ये मैंने डिटेल्स में आपको बता दिया है इससे प्रीवियस वीडियो में या इससे पहले वीडियो में, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो पाली भाषा के बौद्ध साहित्य वाले ग्रंथों में उत्तराखंड को क्या कहा गया? हिमवंत या फिर हेमवंत कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 81वां कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? यानी कि दोस्तों आपसे प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार से भी बनता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल कहाँ है? तो समाधि स्थल कहाँ है इनका? केदारनाथ में है। ठीक है, केदारनाथ में इन्होंने अंतिम समय में अपने प्राण त्याग दिए थे, ऐसा कहा जाता है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ को जाना जाता है। और प्रश्न उसी से संबंधित है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो कब किया था दोस्तों? 820 ईस्वी में इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था। कहाँ पे? केदारनाथ में। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कब आपको? 820। तो ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी केदार शंकराचार्य जी के बारे में बता चुका हूँ आपको, कार्तिकेयपुर राजवंश के समय पे उत्तराखंड में आए थे। उत्तराखंड में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार इनके द्वारा ही किया गया था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को इन्होंने कम किया था। उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, सबसे फेमस मंदिर हैं, आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ही बनाए गए थे। ज्योतिर्मठ, एक मठ की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ही की गई थी। और इनकी तपस्थली के रूप में जाना जाता है दोस्तों किसको? आदिगुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली के रूप में जाना जाता है किसको? जोशीमठ को। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ को इनकी तपस्थली के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों किसको? केदारनाथ को इनको इनके समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अभी थोड़ी देर पहले ही दोस्तों मैंने आपको डिटेल्स में ये प्रश्न बताया था कि अमोध्य भूति कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली या प्रतापी शासक था। कौन? अमोध्य भूति। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के रूप में प्रसिद्ध दोस्तों क्या? कण्वाश्रम। क्या है? कण्वाश्रम है। और कण्वाश्रम मैंने आपको बताया था मालिनी नदी के तट पर स्थित है। दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी के कारण प्रसिद्ध है। और कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी यहीं पर करी थी। इसी के साथ साथ भरत की जन्मस्थली के रूप में भी कण्वाश्रम को ही जाना जाता है, जो कि प्राचीन समय में विद्यापीठ के रूप में या शिक्षा के एक केंद्र के रूप में जाना जाता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? ठीक है, तो नवरत्न बलभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह, मान शाह या फिर फतेहपति शाह। तो फतेहपति शाह के दरबार में दोस्तों क्या रहते थे? हमारा नवरत्न रहते थे। किसके? फतेहपति शाह के दरबार में। ठीक है, और फतेहपति शाह परमार राजवंश के कौन से नंबर के शासक थे? तो 49वें नंबर के शासक थे। कौन से नंबर के? 49वें नंबर के शासक थे। कौन? फतेहपति शाह। ठीक है, और ये किसके पुत्र थे दोस्तों? तो मेदिनी शाह के यह पुत्र थे। और पृथ्वीपति शाह के क्या थे? पोते थे। ठीक है, मेदिनी शाह आपको पता ही है क्योंकि पृथ्वीपति शाह ने अपने दरबार से निष्कासित कर दिया था उन्हें, और उनके बाद में उनके पुत्र फतेहपति शाह को उन्होंने परमार राजवंश का 49वां शासक बनाया था। ठीक है, और फतेहपति शाह के बारे में दोस्तों 3 से 4 प्रश्न आपको, मतलब वैसे तो प्रश्न बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ, चलो सब सारी चीज़ें बता देता हूँ फतेहपति शाह के बारे में। कि गढ़वाल का शिवाजी, गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है दोस्तों? फतेहपति शाह को ही गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। ठीक है, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न मिलते हैं? तो फतेहपति शाह के दरबार में ही दोस्तों हमारे क्या मिलते हैं? नवरत्न मिलते हैं। किसके? फतेहपति शाह के दरबार में। और फतेहपति शाह ने छत्रपति शिवाजी को अपना आदर्श मानकर उतनी नीति का अनुसरण किया था। इसी कारण दोस्तों इन्हें गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। मातीराम ने अपने ग्रंथ वृत्त कौमुदी में, याद रखना दोस्तों, वृत्त कौमुदी किसका ग्रंथ है? मातीराम का है। मातीराम ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ वृत्त कौमुदी में शिवाजी से फतेहपति शाह की तुलना करी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों फतेहपति शाह के टाइम पे कि परमार राजवंश का स्वर्णिम काल या परमार राजवंश का स्वर्णिम काल किसके समय पीरियड को कहा जाता है? फतेहपति शाह के समय पीरियड को या टाइम पीरियड को ही कहा जाता है। ठीक है, चित्रकारी या साहित्य का स्वर्ण युग भी फतेहपति शाह के समय को ही कहा जाता है। चित्रकारी या साहित्य का स्वर्ण युग गढ़वाल में। ठीक है, और गणराज्य को गौरव पर पहुँचाने का श्रेय भी फतेहपति शाह को जाता है। इन्होंने दोस्तों 1664 से लेकर के 1716 तक करीब 52 वर्ष के आसपास में इन्होंने शासन किया था परमार राजवंश की गद्दी पे। ठीक है,
और इनकी संरक्षिका कौन थी? इनकी संरक्षिका थी राजमाता कटौजी, ठीक है। और कहीं कहीं आपको राजमाता बरतवाली भी देखने को मिलेगा, तो राजमाता कटौजी या राजमाता बरतवाली इनकी संरक्षिका थी, क्योंकि अल्पकाल में ही मात्र 7 वर्ष के जब ये बालक थे तब इनका क्या हो गया था? राज्याभिषेक करवा दिया गया था, ठीक है। और मेदिनी शाह के पुत्र थे, पृथ्वीपति शाह के पौत्र थे या फिर पोते थे। और परमार राजवंश का स्वर्णिम काल भी इनके समय पीरियड को ही कहा जाता है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों, इन्होंने तिब्बत से लेकर शिवालिक की पहाड़ियों तक अपने शासन का विस्तार किया था। इसी कारण परमार राजवंश के स्वर्णिम काल के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनके बारे में एक और दोस्तों कथन है कि कवि रतन कवि ऐसा कहते हैं कि जब फतेहपति शाह गढ़वाल की परमार राजवंश का शासक था तो इनके राज्य में इतनी शांति थी कि लोग घरों में ताला तक नहीं लगाते थे, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बाकी अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की तरह ही इनके दरबार में भी क्या थे? नवरत्न थे। क्या थे? नवरत्न थे। आपको ये भी याद रखना है। और एक और प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके टाइम पीरियड पे मुगलों और परमारों के बीच में सबसे अच्छे संबंध थे? सबसे अच्छे संबंध दोस्तों किसके समय पीरियड पे थे? फतेहपति शाह के समय पीरियड समय में ही थे, क्योंकि फतेहपति शाह के औरंगजेब से अच्छे संबंध माने जाते हैं। तो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि मुगलों और या औरंगजेब के समय के साथ में सबसे अच्छे संबंध किसके थे? तो फतेहपति शाह के थे। या सौहार्दपूर्ण संबंध किसके थे? फतेहपति शाह के थे। फतेहपति शाह के द्वारा दोस्तों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को जीता गया और वहीं पर उन्होंने एक शहर की स्थापना करी थी। क्या? फतेहपुर शहर की स्थापना भी किसने करी थी? फतेहपति शाह ने ही करी थी, ठीक है। फतेहपति शाह का राज चित्रकार कौन था दोस्तों? मंगत राम तोमर इनका राज चित्रकार था, ठीक है। फतेहपति शाह के समय पर ही दोस्तों गुरु राम राय जी का उत्तराखंड में आगमन हुआ था। याद रखना है, गुरु राम राय जी का उत्तराखंड में आगमन किसके समय पे हुआ था? फतेहपति शाह के समय पर ही हुआ था। और फतेहपति शाह ने ही दोस्तों 3 गांव खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी किसको दिए थे? गुरु राम राय को दिए थे। उसके बाद में हमारा गुरु राम राय जी के द्वारा यहाँ पर क्या झंडा साहिब की स्थापना की जाती है? कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों इनके ऊपर कई सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे कि फतेह शाह कर्ण ग्रंथ लिखा गया है जो कि जटाशंकर के द्वारा लिखा गया है। फतेह शाह ग्रंथ लिखा गया है, रतन कवि के द्वारा लिखा गया है। फतेह प्रकाश ग्रंथ भी दोस्तों रतन कवि के द्वारा ही लिखा गया है। वृत्त कौमुदी ग्रंथ मातीराम के द्वारा लिखा गया है। और फतेह शाह यशोवर्णनम ग्रंथ रामचंद्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से मोटे मोटे दोस्तों याद रखने हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप डिटेल्स में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा हमारे परमार राजवंश वाली वीडियोज़ में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो फतेहपति शाह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बलभद्र शाह परमार राजवंश के 43वें शासक थे। मान शाह परमार राजवंश के 44वें शासक थे। और प्रद्युम्न शाह दोस्तों परमार राजवंश के आपके कौन से शासक थे? 53वें शासक थे। कौन? हमारा प्रद्युम्न शाह। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं और इंपॉर्टेंट हैं। तो फतेहपति शाह के दरबार में क्या थे दोस्तों? नवरत्न थे, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अंग्रेजों और गोरखों के मध्य में संगौली की संधि कब हुई थी, ठीक है। तो अंग्रेजों और गोरखों के मध्य में संगौली की संधि दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया, कब हुई थी? 1815 में दोस्तों संगौली की संधि हुई थी। और डेट पूछा जाएगा तो 2 डेटा मिलती है हमें, 28 नवंबर 1815 या फिर 2 दिसंबर 1815। जो भी एग्जाम में मिलेगा आपको, आप सही करके आ सकते हैं कि अंग्रेजों और गोरखों के मध्य में संगौली की संधि कब हुई थी। तो अंग्रेजों और गोरखों के मध्य में दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसमें भी ना 2 फैक्ट बनते हैं। एक तो बात है कि संगौली की संधि कब हुई थी, तो 1815 में हुई थी, 2 दिसंबर 1815 या फिर 28 नवंबर 1815 को। और यहीं से एक और प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों और गोरखों के मध्य में संगौली की संधि को नेपाल सरकार के द्वारा कब मान्यता दी गई थी। तो मान्यता दी गई थी कब दोस्तों? 4 मार्च 1816 को। 4 मार्च 1816 को। संधि तो हुई थी 2 दिसंबर 1815 या 28 नवंबर 1815 को, लेकिन नेपाल सरकार के द्वारा इस संगौली की संधि को मान्यता कब दी गई थी? तो 4 मार्च 1816 को दी गई थी। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। आप देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है कि संगौली की संधि कब हुई थी, ठीक है। तो कब हुई थी, क्योंकि यूकेपीएससी में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, यूके ट्रिपल में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो संधि हुई थी दोस्तों कब? 1815 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और संगौली की संधि आपको पता ही है, अमर सिंह थापा और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। अंग्रेजों के द्वारा एडवर्ड गार्डनर के मध्य में हमारी ये संगौली की संधि हुई थी, ठीक है। याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्णतः अधिकार कब किया था, ठीक है। तो गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्णतः अधिकार किया था दोस्तों कब? 1804 में। कब किया था? 1804 में किया था। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था दोस्तों कब? 1804 में। और खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद में ही दोस्तों गोरखों के द्वारा गढ़वाल पर पूर्णतः अधिकार कर दिया गया था, ठीक है। अब यहीं से एक प्रश्न बनता है कि गोरखों के द्वारा कुमाऊं पर सर्वप्रथम अधिकार कब किया गया था? तो गोरखों के द्वारा कुमाऊं पर सर्वप्रथम अधिकार किया गया था दोस्तों 1890 में। 1890 में हुआ था क्या? हवलाबाग का युद्ध, या हवालबाग का युद्ध हुआ था दोस्तों। और इसी हवलबाग के युद्ध में गोरखों के द्वारा चंद राजवंश के अंतिम शासक महेंद्र चंद को हरा दिया गया था। और महेंद्र चंद उस हवलबाग के युद्ध में हार गया था। उसके बाद में कुमाऊं पर 1890 से लेकर
सॉरी 1790 होगा दोस्तों, ठीक है 1790 होगा, ठीक है सॉरी 1790 में हवलबाग का युद्ध हुआ था, ठीक है अंग्रेजों के मध्य और गोरखाओं के मध्य में और चंद्र राजवंश के अंतिम शासक महेंद्र चंद के मध्य में, जिसमें क्या होता महेंद्र चंद हार गया था। और इसके बाद में 1790 से लेकर 1815 तक गोरखाओं के द्वारा कुमाऊं पर शासन किया गया था, ठीक है। फिर 1791 में गोरखा गढ़वाल पर भी शासन करते हैं, मतलब गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। 1791 में लंगूरगढ़ के आसपास में वो शासन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में लंगूरगढ़ की संधि होती है। फिर 1803 में दोबारा से गोरखे गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, दोबारा से प्रद्युम्न शाह के समय पीरियड पे। और गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्णतः अधिकार कर लिया था कब 1804 में। और डेट याद रखनी है तो याद रख लीजिएगा 14 मई 1804। 14 मई 1804 को दोस्तों खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था गोरखों के मध्य में और प्रद्युम्न शाह के मध्य में। और इसी युद्ध के बाद में हमारा प्रद्युम्न शाह की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और गोरखे गढ़वाल पर अपना शासन शुरू कर देते हैं। तो 1804 से लेकर 1815 तक फिर गोरखे गढ़वाल पर शासन करते हैं। ये पॉइंट भी आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है। अब यहाँ से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं कि गोरखों का कुमाऊं पर कब से कब तक शासन रहा। 1790 से लेकर के 1815 तक था। गोरखों का गढ़वाल पर कब से कब तक शासन रहा। 1804 से लेकर 1815 तक शासन रहा, ठीक है। जब गोरखों के द्वारा कुमाऊं पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था उस टाइम पे नेपाल के शासक कौन थे, तो रण बहादुर शाह नेपाल के शासक थे, ठीक है। रण बहादुर शाह को स्वामी निर्गुणानंद नाम से भी जाना जाता है। कुमाऊं पर इन्होंने 25 वर्ष शासन किया। गढ़वाल में इन्होंने करीब 10.5 वर्ष या 11 वर्ष शासन किया। हौलाबाग का युद्ध जो कि कुमाऊं में चंद्र राजवंश का युद्ध चंद्र राजवंश के अंत का कारण बना। वहीं खुड़बुड़ा का युद्ध गढ़वाल में परमार राजवंश के अंत का कारण बना। और गोरखों ने यहाँ से अपनी क्या की थी, उत्तराखंड के क्षेत्र में अपना अधिकार शासन स्थापित किया था, ठीक है। लंगूरगढ़ का युद्ध बताइए आपको सबसे पहले गोरखाओं के मध्य में और प्रद्युम्न शाह के मध्य में 1791 में हुआ था, क्योंकि गोरखों ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण 1791 में कर दिया था। उसके बाद में लंगूरगढ़ की संधि होती है 1791 में, मतलब 1791 में लंगूरगढ़ का युद्ध होता है। 1792 में लंगूरगढ़ की संधि होती है। उसके बाद में गोरखे लंगूरगढ़ को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोबारा से 1803 में गोरखे गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। फिर 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद में गोरखे यहाँ पर अपने विजय स्थापित कर देते हैं, ठीक है। और गोरखाओं ने उत्तराखंड पर आक्रमण किनके नेतृत्व में किया था, तो हस्तीदल चौतरिया और अमर सिंह थापा, ये दो व्यक्ति प्रमुख थे जिन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था। आपको ये भी याद रखना है। और गढ़वाल पर जब विजय प्राप्त किया था उस टाइम पे भी राजा कौन थे बाद में हमारे, उस टाइम पे भी राजा थे रण बहादुर शाह। लेकिन गढ़वाल पर जब दूसरा आक्रमण किया उस टाइम पे नेपाल के शासक कौन थे, वो थे गीवाल युद्ध विक्रम शाह। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है गोरखा राजवंश वाली भी, वहाँ पर डिटेल से बता चुका हूँ, एक एक फैक्ट्स आपको अच्छी तरीके से मैं समझा चुका हूँ। तो आप वो वीडियोज़ को भी जरूर देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। डिटेल्स में मैं आपको ये प्रश्न बता चुका हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी जाती है। अब देखिए दोस्तों ये प्रश्न मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ 1 अगस्त 1949 वाला, इसीलिए यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और इस टाइम पर राजा कौन थे या शासक कौन थे, मानवेंद्र शाह थे। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी जाती है दोस्तों, तो झांसी की रानी कहा जाता है किसे, तिलू रौतेली को, ठीक है। तिलू रौतेली को ही गढ़वाल की झांसी की रानी या फिर गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहकर भी तिलू रौतेली को ही संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो गढ़वाल की झांसी की रानी कहें या गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहें, कौन है, तिलू रौतेली है, ठीक है। तिलू रौतेली का जन्म कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था, पौड़ी गढ़वाल के गुराण गांव में इनका जन्म हुआ था और लगभग 1661 ईस्वी के आसपास में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था भूप सिंह गोल्ला, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को तिलू रौतेली जयंती मनाई जाती है, ठीक है। तिलू रौतेली पुरस्कार भी दिया जाता है जो कि महिलाओं को दिया जाता है, ठीक है। तिलू रौतेली की प्रसिद्ध घोड़ी का नाम क्या था, तो बिंदुली था, बिंदुली, याद रखना है आपको, घोड़ी का नाम क्या था इनकी, बिंदुली था, ठीक है। और कत्यूरी राजा के या कत्यूरियों से युद्ध लड़ने के कारण हमारी तिलू रौतेली काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है, ठीक है। सरायखेत का युद्ध इन्होंने लड़ा था, खैरागढ़ का युद्ध इन्होंने लड़ा था, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों एट लास्ट उन कहाँ पे, पूर्वी नयार नदी के तट पर, ठीक है। याद रखना आपको कि तिलू रौतेली की मृत्यु कहाँ हुई थी, पूर्वी नयार नदी के तट पर मात्र 22 वर्ष की आयु में ही तिलू रौतेली की मृत्यु हो गई थी। किसके द्वारा की गई थी, रामू रजवार जी के द्वारा दोस्तों जब रात को तिलू रौतेली स्नान कर रही थी तो धोखे से पीछे से आकर इनकी मृत्यु कर दी गई थी रामू रजवार के द्वारा। और इस घटना को या तिलू रौतेली की मृत्यु को उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा कलंक बताया है कुछ इतिहासकारों ने, ठीक है। तो तिलू रौतेली की मृत्यु को उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा जो कलंक बताया गया है उत्तराखंड के कुछ इतिहासकारों के द्वारा। और 22 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, कहाँ पे, पूर्वी नयार नदी के तट पर। किसके द्वारा की गई थी इनकी हत्या, रामू रजवार के द्वारा इनकी हत्या की गई थी, ठीक है। और वीरू खाल में हमारा तिलू रौतेली की मूर्ति भी स्थित है। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट हैं दोस्तों तिलू रौतेली जी के बारे में। तो याद रखिएगा गढ़वाल की झांसी की रानी कहें या गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहें, कौन है, तिलू रौतेली जी है, ठीक है। और 8 अगस्त 1661 को इनका जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब यहीं से एक प्रश्न ये भी आता है कि ये किसके समकालीन थे। जैसे चंद्र राजवंश में बात करें तो बाज बहादुर चंद के समकालीन ये मानी जाती है। परमार राजवंश में बात करें तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये फतेहपति शाह के समकालीन थी, ठीक है।
और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये मानसा के समकालीन थी। तो अलग अलग फैक्ट्स हैं इनके बारे में भी, ठीक है। तो इतने पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 89वां कि नेपाल नरेश अशोकचल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो नेपाल नरेश अशोकचल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो 1191 में कर लिया था। कब? 1191 में आपको याद रखना है। अशोकचल ने उत्तराखंड पर आक्रमण कब किया? 1191 में किया था। ये प्रश्न दोस्तों इंपोर्टेंट भी है और एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। अब आपसे मैं यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इस टाइम पे चंद राजवंश का शासक कौन था। चंद राजवंश का इस टाइम पे शासक कौन था, मैंने आपको बताया हुआ है पहले बहुत बार, अगर आपने पोस्टमार्टम क्लासेस देखी हैं तो। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किसे नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। तो नागकटी रानी के नाम से दोस्तों रानी कर्णावती को जाना जाता है। किसे? रानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। और ये परमार राजवंश के प्रसिद्ध शासक महिपति शाह की पत्नी के रूप में भी जानी जाती है। महिपति शाह परमार राजवंश के 46वें शासक थे। उनकी पत्नी थी कौन? रानी कर्णावती। रानी कर्णावती जिन्हें नागकटी रानी या नक्कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका है, पृथ्वीपति शाह की माता के रूप में भी रानी कर्णावती को ही जाना जाता है, ठीक है। और मुगल शासक शाहजहां ने अपने सेनापति नवाजत खां को 1636 में गढ़वाल आक्रमण के लिए भेजा था, जिसका सामना रानी कर्णावती ने सूझबूझ से किया था और मुगल सैनिकों की नाक कटवा दी थी, ठीक है। जिसके बाद में जो मुगल शासक सेनापति था नवाजत खां, ऐसा कहा जाता है कि जब वो वापस लौट रहा था तो उसने आत्महत्या कर ली थी अपनी बेइज्जती के कारण, ठीक है। और मुगल शासकों की नाक कटवाने के कारण ही, या मुगलों के जो सैनिक थे उनकी नाक कटवाने के कारण ही रानी कर्णावती को नक्कटी रानी या नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है आपको, ठीक है। तो रानी कर्णावती नागकटी रानी के नाम से फेमस थी, ठीक है। और देहरादून में करणपुर नामक जो गांव है, या करणपुर गांव को बसाने का श्रेय रानी कर्णावती को ही जाता है। रानी कर्णावती के महल के रूप में देहरादून के ही नवादा में इनका महल था, ऐसा माना जाता है। और रानी कर्णावती के सेनापति के रूप में माधव सिंह भंडारी जी को जाना जाता है। और नागकटी रानी के रूप में इन्हें जाना जाता है। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। 2 प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। कालसी देहरादून स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा क्या है, और आदिगुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वैसे मैं आपको ये बता भी चुका हूँ ये प्रश्न, ठीक है, कि अशोककालीन शिलालेख जो है उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी, ठीक है। आदिगुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल कहाँ है? केदारनाथ में। जबकि तपस्थली कहाँ है? जोशीमठ में या ज्योतिर्मठ में इनकी तपस्थली थी, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बता चुका था। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ ये वाला प्रश्न भी आपको बता चुका हूँ कि गोरखों ने कुमाऊं पर कब पूर्णतः अधिकार किया। थोड़ी देर पहले ही बताया था। कुमाऊं पर कब किया था? 1790 में, हवाला बाग के युद्ध के समय पे, ठीक हो गया। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है? इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। और खगमरा किले का निर्माण किसने किया था? ये भी बताना है आपको। और श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? इन्हें 4 प्रश्नों के आंसर दोस्तों आज आपको होमवर्क में देने हैं। और ये चारों प्रश्न ऐसे हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ और इसी से पहले वाले पार्ट्स में भी बता चुका हूँ। तो इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।